जब भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई कॉन्फ्रेंस या कोई समिट किया जाता है तो वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पर क्लाइमेट चेंज को एक ग्लोबल फिनोमेना के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, मगर इसका सबसे ज़्यादा असर डेवलपिंग कंट्रीज़ पर हो रहा है और स्कॉलर्स इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं क्लाइमेट कलोनियलिज्म की। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये क्लाइमेट कलोनियलिज्म आखिर क्या है और आखिर क्या ऐसी वजह है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के इकोसिस्टम को अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहां पर क्लाइमेट क्राइसिस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। 1.5 is what we need to survive. The planet is changing before our eyes, from the ocean depths to mountain tops. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि 2050 तक तकरीबन 216 मिलियन लोगों को डिस्प्लेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। 216 मिलियन इज अ बिग नंबर। ये ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन के बराबर है, जो कि दुनिया भर में पॉपुलेशन के एतबार से 6th लार्जेस्ट कंट्री है। और इससे भी अलार्मिंग बात यह है कि ये सारी डिस्प्लेसमेंट्स डेवलपिंग कंट्रीज यानी ग्लोबल साउथ में बसने वाली कंट्रीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगी, जबकि ग्लोबल एमिशन के अंदर इन डेवलपिंग कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। एक एस्टिमेट हमें बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल एमिशन में 25% कंट्रीब्यूट करता है, चाइना 13% कंट्रीब्यूट करता है, यूरोपियन यूनियन 25% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या इंडिया की बात करें तो उनका ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूशन महज 3% है। मगर इसके बावजूद डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट चेंज से ज्यादा असर वसूल कर रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 50 डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ 1% ग्लोबल एमिशन करती हैं, जबकि 70% ऑफ टोटल ग्लोबल एमिशन इज कमिंग फ्रॉम दीज 10 कंट्रीज व्हिच क्लेम टू बी डेवलप्ड कंट्रीज। मगर यहाँ पर आपके जहनों में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि डेवलप्ड कंट्रीज अगर इतनी ग्लोबल एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं तो इतनी साफ कैसे दिखती हैं इन कंपैरिजन विद डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि बज़ाहिर इतनी साफ भी नहीं दिखते। इसी फिनोमेना को क्लाइमेट कलोनियलिज्म कहा जाता है। क्लाइमेट कलोनियलिज्म बेसिकली एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, जैसा कि कलोनियलिज्म एक डोमिनेशन का सिस्टम है। इसमें वेल्दियर और रिचर कंट्रीज पुअर कंट्रीज के रॉ मटेरियल को, वहाँ की लेबर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स पहुँच सकें। इसको हम एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम कहते हैं। क्लाइमेट कलोनियलिज्म इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ दिस कलोनियलिज्म व्हिच इज अ सिस्टम टू डोमिनेट द पुअर कंट्रीज। दुनिया भर की डेवलप्ड या वेल्दियर कंट्रीज आज डेवलपिंग कंट्रीज के इकोसिस्टम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और इस फिनोमेना को कहते हैं आउटसोर्सिंग एमिशंस। इसको हम एक मिसाल से समझ सकते हैं। लेट्स से कि आपने स्टील का इस्तेमाल करना है जो आपका मुल्क पैदा नहीं करता, तो वो यकीनन किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करवा लेता है। वो जिस मुल्क में पैदा किया जाता है उससे पैदा होने वाली एमिशंस वहाँ के इकोसिस्टम को मुतासिर करती हैं, मगर आपके मुल्क पर उसका जिम्मा बिल्कुल नहीं आता और इस तरह से आप अपनी एमिशंस आउटसोर्स कर देते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज। जैसा कि 2018 में जर्मनी ने अपने मुल्क में हार्ड कोल की प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया, मगर एट द सेम टाइम अपनी इंडस्ट्रीज को अलाउ किया कि वो कोलंबिया और अफ्रीका जैसे मुल्कों से हार्ड कोल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब वहाँ पर हार्ड कोल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि जर्मनी में उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है और नतीजतन अफ्रीका और कोलंबिया का इकोसिस्टम इन एमिशंस की वजह से मुतासिर होने वाला है। इसी तरह से दुनिया भर की वेल्दियर कंट्रीज हर साल डेवलपिंग कंट्रीज से टन्स ऑफ मीट और मिलियंस ऑफ क्रॉप्स को इंपोर्ट करती हैं और इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इंडोनेशिया और ब्राज़ील जैसे मुल्कों में आज अगर देखा जाए तो वो अपने फॉरेस्ट को साफ करते जा रहे हैं ताकि वो वहाँ पर फार्मिंग कर सकें और यूरोपियन और चाइनीज़ ममालिक की नीड्स को मीट कर सकें। मगर एक्सप्लॉयटेशन का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। हिस्ट्री स्टैंड्स विटनेस टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि जिस तरह से कलोनियलिज्म के दौरान एशिया और अफ्रीका जैसे ममालिक के अंदर
کلونیل ماسٹر نے ایکسپلائٹ کیا تھا اور وہاں کے ریسورسز کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا تھا، اسی طرح سے آج کلائمیٹ چینج کو ایک جسٹیفیکیشن کے طور پر پیش کر کے ایک بار پھر سے ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف۔ Do you know who's in command here? Exterminate all the brutes. In order to understand this with more clarity, let's compare the present with the past. آج اگر ہم دیکھیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کا گلوبل امیشن کے اندر صرف 1% کنٹریبیوشن نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے پاسٹ ریکارڈ کو ایڈ کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فگر 5% کو ٹچ کر دیتا ہے۔ سیم از دا کیس ود جرمنی۔ جرمنی کا آج کنٹریبیوشن گلوبل امیشن کے اندر صرف 2% ہے، لیکن اگر اس کی ہسٹوریکل رسپانسبلٹی کو بھی ایڈ کیا جائے تو فگر 6% تک ہو جاتا ہے۔ ان فگر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ڈیولپڈ کنٹریز نے گلوبل امیشن میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، مگر پھر بھی آج ڈیولپنگ کنٹریز کلائمیٹ چینج سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اور اب کچھ بات پاکستان کی کر لیتے ہیں۔ پاکستان کی گلوبل کاربن ڈائی آکسائیڈ کی امیشن میں کنٹریبیوشن صرف 0.5% ہے، yet we suffer the most۔ پاکستان میں گلیشیئرز کی تعداد 7253 ہے، which is more than anywhere else outside the polar region۔ اور جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھتا ہے، گلیشیئر میلٹس ہوتے ہیں اور نتیجتاً فلڈز زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلے چند سالوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کلائمیٹ چینج مونسون رین فال کی فریکوینسی، ڈائریکشن، انٹینسٹی کو بھی بری طریقے سے افیکٹ کر رہا ہے۔ ان کیس پاکستان کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اچھے میجرز نہیں لے پاتا تو ہمیں اگلے چند سالوں میں فلڈز، قحط سالی اور واٹر سپلائی کے سیریس مسائل درپیش ہوں گے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کچھ پلان نہیں کر رہا۔ 2021 کی نیشنل ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا ارادہ ہے کہ 2030 تک 60% تک رینیویبل انرجیز پہ شفٹ کیا جائے اور 30% وہیکلز کو الیکٹرک وہیکلز میں تبدیل کیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر پاکستان کی اکانومی کیونکہ اکثر انسٹیبلٹی کا سامنا کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے ہمیں نئے فائنینشیل ریسورسز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان نے انٹرنیشنل کلائمیٹ فائنانسز کو بھی ایکسیس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جیسا کہ پیرس ایگریمنٹ کا آرٹیکل 6 الاؤ کرتا ہے، پاکستان نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے فائنانسز جنریٹ کرنے میں انوالو کر رکھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اگلے چند سالوں میں کچھ ایسی پالیسیز لے کے آئے جس کی وجہ سے پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے کرائسس کے ایفیکٹ کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ نئی باتیں سننے کو ملی ہوں اینڈ یو لائک دس ویڈیو تو کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو ویری مچ۔